हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन जो कि है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। स्टूडेंट, इस रिएक्शन में टू कंपाउंड्स के एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे। एक कंपाउंड लेंगे उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, दूसरा कंपाउंड लेंगे उसका भी एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे और उन दोनों कंपाउंड्स के एक्वस सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उस प्रोडक्ट में एक कोई सॉलिड सब्सटेंस बनेगा। इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। हम लोग एक जनरल एग्जांपल से समझते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में होता क्या है स्टूडेंट। तो देखो, आप क्या लेंगे, एक कोई टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई सॉल्यूशन बनाएंगे। सपोज करो ये सॉल्यूशन है बेरियम क्लोराइड का BaCl2। इसका एक्वस सॉल्यूशन आपने बनाया BaCl2। BaCl2 बेरियम क्लोराइड होता है, इसका नाम हम लिख देते हैं बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड ये सॉलिड होता है। बेरियम क्लोराइड सॉलिड होता है, उसको आप टेस्ट ट्यूब में लेकर के और वो एक्वस सॉल्यूशन वाटर ऐड करके उसको डिसॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बेरियम क्लोराइड को आपने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में लिया, उसमें वाटर ऐड करके उसको डिसॉल्व कर लिया। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसमें वाटर ऐड करके सॉल्यूशन बनाया जाता है। और दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपने ले लिया स्टूडेंट, दूसरा टेस्ट ट्यूब में आपने ले लिया सोडियम सल्फेट Na2SO4। Na2SO4 ये सॉलिड होता है, इसका आपको एक्वस सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। इस सॉलिड में वाटर ऐड करना है, जैसे आप शुगर में वाटर ऐड करते हो वैसे ये भी होता है। सोडियम सल्फेट ये सॉलिड होता है, उसमें वाटर ऐड करके एक सॉल्यूशन बना लेंगे तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट बनेगा। इसको भी हम लोग लिख देते हैं सोडियम सल्फेट। ठीक है, अब क्या हुआ, एक टेस्ट ट्यूब ये है जिसमें बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, दूसरा टेस्ट ट्यूब ये है जिसमें सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन है। अब ये दोनों को आपस में मिक्स कर देते हैं, मतलब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के अंदर डाल दें या बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के अंदर डाल देते हैं। तो अंदर डालने पे ये क्या होता है, अंदर डालने पे ये कुछ सॉलिड बनता है। सॉलिड आप जानते हो, सॉलिड जो होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, वो बॉटम में जाके बैठ जाता है। इसके अलावा कुछ एक्वस भी फॉर्म होता है। ठीक है, ऐसा एक्वस भी फॉर्म होता है और नीचे जो है वो सॉलिड। यहाँ पे दो प्रोडक्ट बने, अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करके कैसे दो प्रोडक्ट बनाते हैं आप यहाँ पे समझो। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट होगा कि Ba जो होगा ये वाला पार्ट Na2 से ये डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का होगा। ठीक है, Na Ba की जगह पे आ जाएगा तो ये NaCl बनाएगा, Na2Cl2 नहीं बनेगा स्टूडेंट, NaCl बनेगा, बाकी का बैलेंसिंग का पार्ट है। और Ba आ जाएगा Na की जगह पे तो ये बनाएगा BaSO4। ये बना देगा स्टूडेंट BaSO4। जो स्टूडेंट देखना कि जो BaSO4 होता है ना, ये सॉलिड होता है। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट जिसको बोलते हैं, जो सॉलिड बचता है। जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन आपने इन दोनों को मिक्स किया तो ये जो सॉलिड वाला पार्ट है, ये सॉलिड वाला पार्ट ये क्या बना हुआ है आपका BaSO4, जिसको हम लोग बोलते हैं बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। और जो एक्वस वाला पार्ट है, जो वाटर है, वाटर में सॉल्यूशन बना हुआ है, वो है सोडियम क्लोराइड, ये एक्वस वाला पार्ट है। तो जिस रिएक्शन में आपका कोई सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म होता है, जैसे ये इस टाइप की रिएक्शन कराएंगे BaCl2 और Na2SO4 की, इसमें जो ये सॉलिड बना हुआ है, ये सॉलिड क्या है, BaSO4 है, ये बेरियम सल्फेट। तो ये जो बेरियम सल्फेट सॉलिड बना है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मीनिंग होता है स्टूडेंट इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस। इनसोल्यूबल, ये सोल्यूबल नहीं होता है, अगर सोल्यूबल होता तो ये एक लिक्विड स्टेट में होता, बट ये सोल्यूबल नहीं होता है। तो इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस होता है, दैट इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस कॉल्ड प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल से हमने बताने की कोशिश की कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, इसकी डेफिनेशन बोर्ड पे लिखी गई है, आप डेफिनेशन को देखिए। डेफिनेशन क्या बोलती है कि दोज रिएक्शन इन विच एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू कंपाउंड्स। ठीक है, टू कंपाउंड्स लेंगे, जिसमें यहाँ पे लिया गया टू कंपाउंड्स, इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाना है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू कंपाउंड ऑन मिक्सिंग, जब इसको आप मिक्स करेंगे, रिएक्ट
टू फॉर्म एन इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस। जब ये दोनों को मिक्स करेंगे तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे और आपस में रिएक्ट करके इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म करेंगे एंड दैट इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस कॉल्ड प्रेसिपिटेट। तो ये जो BaSO4 है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PPT बोलते हैं, या इसको आप पूरा लिखें प्रेसिपिटेट एंड द होल रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो जो बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बना है, इसका जो कलर होता है स्टूडेंट, ये व्हाइट इन कलर होता है। व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आपको बॉटम में मिलेगा। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें बेरियम क्लोराइड, दूसरा टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, इनका एक्वा सॉल्यूशन बनाकर मिक्स करेंगे। मिक्सिंग के बाद ये आपस में रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करने के बाद ये कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बनाएंगे जिसमें एक सॉलिड होगा। उस सॉलिड सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं बेरियम सल्फेट, जिसका कलर होता है व्हाइट, और ये सॉलिड होने की वजह से इसको प्रेसिपिटेट बोला जाता है, क्योंकि हम लोग सॉलिड इनसोल्यूबल सब्सटेंस को प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और जो एक्वस वाला पार्ट आया है यहाँ पे, ये है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये रही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन है, आप बस डेफिनेशन ध्यान से देखो। डेफिनेशन भी बहुत सिंपल है। डेफिनेशन में क्या है कि व्हेन टू कंपाउंड्स एक्वस सॉल्यूशन, इन दोनों कंपाउंड्स की क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑन मिक्सिंग एंड रिएक्ट to form an insoluble solid substance, that insoluble solid substance called precipitate and the whole reaction is known as precipitation reaction. Precipitation reaction में solid substance जरूर बनता है। प्रेसिपिटेट को हम लोग इस तरीके से शो करते हैं, अगर एरो डाउनवर्ड रहेगा तो उसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं, क्योंकि अगर सॉलिड है तो सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, वो बॉटम में आकर के बैठ जाता है, इसीलिए इसको हम लोग इस तरीके से शो करते हैं। जो गैस होती है स्टूडेंट, गैस को हम लोग ऐसा दिखाते हैं क्योंकि गैस इवॉल्व हो जाती है, निकल जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ठीक है, और एग्जांपल से इसको हम लोग समझते हैं ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं स्टूडेंट। जैसे आपने देखा कि AgNO3, इसका आपने एक्वा सॉल्यूशन बनाया, और सेकंड आपने ले लिया सोडियम क्लोराइड, इसका एक्वा सॉल्यूशन बना लिया। सोडियम क्लोराइड आप सॉल्ट देखा होगा, कॉमन सॉल्ट सबने देखा होगा, उसको वाटर में आपने डिसॉल्व कर लिया, एक्वा सॉल्यूशन आप सोडियम क्लोराइड बन गया। ऐसे ही आप सिल्वर नाइट्रेट लेंगे, उसको वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे, एक्वा सॉल्यूशन आप सिल्वर नाइट्रेट। ये सिल्वर नाइट्रेट है स्टूडेंट, सिल्वर नाइट्रेट, और दूसरा है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरचेंज हो जाता है आयंस का। ठीक है, तो ये आप बनाता है सोडियम नाइट्रेट NaNO3। ये जो होता है स्टूडेंट, ये एक्वस होता है, और दूसरा बनता है AgCl। Ag यहाँ पे आया है, तो ये बनाता है AgCl, दैट इज सिल्वर क्लोराइड। ये सॉलिड बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और ये होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट PPT मतलब प्रेसिपिटेट। यही आपका सॉलिड बना हुआ है जो कि बॉटम में बैठ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड are mixing and react to form a sodium nitrate and silver chloride. Silver chloride is a precipitate and whole reaction is known as precipitation reaction, क्योंकि इसमें precipitate form हो रहा है तो ये precipitation reaction है। बट आपको डाउट होगा इसमें कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने ये दोनों एग्जांपल लिया था, ठीक है, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी सेम एग्जांपल है, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो मैंने पहले आपको बता दिया कि इसमें सॉलिड सब्सटेंस बनता है, उसमें भी डबल डिस्प्लेसमेंट में भी मैंने बनाया था। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो, नोट के फॉर्म में ऐसा लिख लो, नोट में बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन
precipitation all double displacement reaction are not precipitation reaction, are not precipitation reaction, but all precipitation reaction are double displacement reaction। डाउट नहीं रखना है स्टूडेंट, क्लियर कर लेना इस चीज को। देखो इसका मीनिंग समझो, तो जो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो प्रेसिपिटेशन हो ये कोई जरूरी नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट में आपने पढ़ा था इंटरचेंज ऑफ आयंस, आयंस का इंटरचेंज हो जाता था तो कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता था। तो वो जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपका सॉलिड बने, मतलब प्रेसिपिटेट बने, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट जो भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है वो सारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैसी होगी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे ये इस रिएक्शन में आपने देखा कि प्रेसिपिटेट बन रहा है तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। कोई भी रिएक्शन आप उठाएंगे, अगर सॉलिड सब्सटेंस बनता है मतलब प्रेसिपिटेट बनता है तो वो आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होगी। इसलिए यहाँ पे बोला गया कि ऑल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर डबल डिस्प्लेसमेंट, बट जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट है, जैसे आपने कोई रिएक्शन लिया AB और दूसरी रिएक्शन लिया सपोज करो CD, ठीक है, और इन दोनों का एक्वस सॉल्यूशन बना लिया, एक्वस दोनों को वाटर में आपने डिसॉल्व कर लिया, तो आप देखोगे कि यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो जा रहा है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है स्टूडेंट, CB प्लस AD, पर दोनों के एक्वस सॉल्यूशन फिर से फॉर्म हो रहे हैं पर अलग अलग कंपाउंड बने। तो क्या यहाँ पे कोई सॉलिड सब्सटेंस बना? यहाँ पे कोई सॉलिड सब्सटेंस नहीं बना हुआ है। तो जब सॉलिड सब्सटेंस नहीं बना हुआ है तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं है, बट ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि आयंस का इंटरचेंज हो जा रहा है, ये आयंस इंटरचेंज हो जा रहा है, एक्सचेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं है। बट अगर यहीं पे प्रेसिपिटेट बन जाता तो वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती। कहने का मतलब यही है कि जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, वो कोई जरूरी नहीं है कि सॉलिड सब्सटेंस बनाए, प्रेसिपिटेट बनाए, बट जितनी भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है जिसमें सॉलिड बनता है उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होगा ही होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को ध्यान में रखना कि अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होगी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको बताया, इसलिए मैंने ये दोनों एग्जांपल सेम डबल डिस्प्लेसमेंट वाले लिए, ताकि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, बट डबल डिस्प्लेसमेंट कोई जरूरी नहीं है कि प्रेसिपिटेशन ही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब हम लोग देख लेते हैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस जो भी हो पाए थोड़ा। स्टूडेंट हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें आपको बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। ये कोई केमिकल रिएक्शन गिवन है जिसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। तो इसमें रिड्यूस, ऑक्सीडाइज, ये वाले पार्ट ऐसे कुछ बताने हैं आपको। क्वेश्चन समझो स्टूडेंट, क्वेश्चन में एक केमिकल रिएक्शन गिवन है, उस केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे ये 4 ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं। इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग करते हैं, क्वेश्चन कैसे करते हैं। लेड इज गेटिंग रेड्यूस, जो लेड वाला पार्ट है वो बोल रहा है कि रेड्यूस होगा। देखो कौन सा सब्सटेंस रेड्यूस होगा, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट, ये सारी चीजें आप रिएक्टेंट में ही देखते हैं, प्रोडक्ट में नहीं देखते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, लेड इज गेटिंग रेड्यूस, क्योंकि इसमें लेड नहीं है,
रिएक्टेंट में जब लेड नहीं है तो लेड कैसे रिड्यूस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि लेड ऑक्साइड है, यहाँ पे लेड नहीं है। तो ये पहला ऑप्शन जो है आपका ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट ऑप्शन ये आपको बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये भी आपका प्रोडक्ट में है, आप रिएक्टेंट में अगर होता तो हम लोग चेक करते, क्योंकि प्रोडक्ट में ना तो कोई सब्सटेंस रिड्यूस होता है ना ऑक्सीडाइज होता है, वो सारी चीजें आप रिएक्टेंट के बेसिस पे ही देखते हैं। तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, फोर्थ ऑप्शन है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो कार्बन को चेक कर लो क्या इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको ही तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस बोलते हैं। तो कार्बन है, तो यहाँ पे आप कार्बन से देख रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड हो जा रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ मूव करें, तो इस कार्बन में ये कार्बन था, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है स्टूडेंट ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। इन दिस रिएक्शन कार्बन इज अ ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, क्योंकि इसी कार्बन में ही ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया है, और ऑक्सीडेशन किस सब्सटेंस का हुआ है, वो ऑक्सीडेशन हुआ है कार्बन का। तो यहाँ पे बोला है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो ये कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ, ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, तो ये है स्टूडेंट लेड ऑक्साइड। अब इसका क्या रिडक्शन हो रहा है, क्या ये सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखो लेड ऑक्साइड से लेड की तरफ आप मूव करोगे, तो लेड के साथ ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे लेड के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या हुआ है कि ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया है, एंड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, एंड द रिड्यूस्ड सब्सटेंस इज अ लेड ऑक्साइड, क्योंकि लेड ऑक्साइड से ही ऑक्सीजन निकला है, तो जिस सब्सटेंस से ऑक्सीजन निकलता है उसको हम लोग रिड्यूस्ड सब्सटेंस बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। तो ये रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, लेड ऑक्साइड। यहाँ पे है भी लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो ये भी आपका करेक्ट है। तो कौन कौन से दो ऑप्शन आपको गलत मिले, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बताना था, सिर्फ इनकरेक्ट कौन कौन सा है, ए एंड बी ये इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन जो फर्स्ट है ए एंड बी ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपको इनकरेक्ट वाले पार्ट बताने थे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी में क्या है इसमें। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे आप लोग एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन वो क्या है, और यहाँ पे एक रिएक्शन गिवन है जिसमें यहाँ पे Fe2O3 दैट इज फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। Fe की वैलेंसी अगर 3 होती है तो इसको हम लोग फेरिक बोलते हैं, और 2 होती है तो फेरस बोला जाता है, तो जान लो। तो यहाँ पे क्या है, फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट विद द एल्युमिनियम टू फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन। तो हुआ क्या है इस रिएक्शन में, ये जो रिएक्शन है वो किस टाइप की रिएक्शन का एग्जांपल है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे आप देखोगे स्टूडेंट आयरन के साथ ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे आयरन के साथ ऑक्सीजन नहीं है। एल्युमिनियम यहाँ पे सिंगल है, एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन आ गया है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे एल्युमिनियम ने क्या किया है स्टूडेंट, एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। आपने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा है कि एल्युमिनियम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो एल्युमिनियम क्या करेगा स्टूडेंट, आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। जब आयरन को एल्युमिनियम डिस्प्लेस कर दिया तो आयरन क्या हुआ, यहाँ से निकल गया, बाहर निकल गया, आयरन यहाँ से निकल गया है और एल्युमिनियम आयरन की जगह पर आ गया है, जिससे ये Al2O3 फॉर्म किया है। तो ये स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। इन दिस रिएक्शन द हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल। ये ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, ये लेस रिएक्टिव मेटल है। हाईली रिएक्टिव मेटल आयरन को डिस्प्लेस कर दिया है, देखो आयरन यहाँ से डिस्प्लेस हो गया है, बाहर निकल गया है, और आयरन की जगह ऑक्यूपाई कर लिया है एल्युमिनियम ने। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। जो लास्ट रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे ये पूछा था रिएक्शन लेकर के कि इनमें से कौन से रिएक्शन का ये एग्जांपल होगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोर्ड पे लिखा गया है थर्ड क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का, वो ये है व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग, चूज द करेक्ट आंसर। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या स्टूडेंट आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला पता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन,
एक्वस सॉल्यूशन क्यों बनाया गया? क्योंकि ये डाइल्यूट है, डाइल्यूट का मतलब हल्का, जिसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है उसको हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें आपको क्या ऐड करना है? व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग, तो इसमें हम लोग को आयरन ऐड करना, आयरन जिसका सिंबल होता है Fe, ये ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करने पे क्या होगा ये आपको बता रहे हैं व्हाट हैपन, और इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उस बेसिस पे ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसको चूज करके इसको करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो स्टूडेंट सिंपल है ये भी, आयरन और हाइड्रोजन में विच वन इज मोर रिएक्टिव? आयरन इज अ मोर रिएक्टिव फ्रॉम रिएक्टिविटी सीरीज। तो आयरन क्या करेगा स्टूडेंट? आयरन करेगा हाइड्रोजन को डिस्प्लेस। तो जो हाइड्रोजन निकलेगा, तो हाइड्रोजन होता है गैसियस स्टेट में, और जो गैसियस स्टेट में होते हैं तो वो फ्री नहीं निकलेंगे, ऐसा नहीं निकलेगा, वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकलते हैं, जो गैस के फॉर्म गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ से ऐसा निकल गया, और हाइड्रोजन की जगह ले लेगा आयरन, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो आयरन की वैलेंसी होती है 2, तो आयरन आ जाएगा क्लोरीन के साथ। धीरे धीरे आप लोग ये सब सीखते रहेंगे कि आयरन की कब वैलेंसी 2 लेनी है, 3 लेनी है, अभी बता देंगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए आप सीखते रहो। तो यहाँ पे बस एक चीज यहाँ पे भी फिलहाल जानो कि जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, निकलेगी, उस रिएक्शन में हमेशा अगर आयरन आता है तो वहाँ पे आयरन की वैलेंसी आपको 2 ही लेनी है, ठीक है। फिलहाल ये जानो। तो आयरन क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, तो हाइड्रोजन जो निकल रहा है वो गैसियस फॉर्म में निकल रहा है, और हाइड्रोजन की जगह ले रहा है आयरन, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, जिसमें क्या प्रोडक्ट बन रहा है? इसमें ये बन रहा है फेरस क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एग्जांपल है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन, फेरस क्लोराइड या आयरन क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। तो जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की आयरन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वहां से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है एंड आयरन क्लोराइड, ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है। जो फर्स्ट ऑप्शन है यही करेक्ट है, क्योंकि आपने देखा ये क्वेश्चन दिया गया था कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद द आयरन फिलिंग टू फॉर्म, यहाँ पे हमने देख लिया क्या होता है, ये प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड, ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन जो एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसके बारे में पढ़ते हैं, देन बैलेंसिंग पढ़ते हैं। आप लोग पढ़ते रहो, डाउट हो उसको पूछो, और क्लास में फिर से इसको एक बार फास्ट रिवीजन करा देंगे, बट ये कि फास्ट ही होगा, अगर आप पढ़े रहेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं एक दिन में ही या 2 दिन में ही पूरा चैप्टर जो है वो पढ़ा दूंगा, इस स्पीड से पढ़ाया जाएगा, बट ये कि खाली एक बार आपको रिकॉल कराया जाएगा। तो आप लोग इसीलिए यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाता है आप उसके नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए, और डाउट्स हो उसको पूछिए। थैंक यू वेरी मच।